आइए देखिए, अब हम लेक्चर का सदिशों का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम सदिशों के सदिश गुणनफल को सीखेंगे, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल किसे कहते हैं, उससे संबंधित सभी प्रॉपर्टी, उससे संबंधित सभी फार्मूलों को सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणन। तो देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिशों के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण की ज्या व उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिशों के गुणनफलों के बराबर होता है। फिर से, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण की ज्या तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को डिफाइन किया गया है। दो सदिशों का सदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण, उनके बीच के कोण की ज्या व उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश के गुणनफल के, या साफ साफ कर दे, परिमाणों तथा उनके बीच के कोण के ज्या तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे बेटा, जरा देख लीजिए। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि उनके बीच का कोण थीटा है तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप है। तो फिर से, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण थीटा है तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप है, तो जरा देख लीजिए। दो सदिश हैं, एक का नाम वेक्टर ए, दो सदिश हैं, एक देखिए बेटा, दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण थीटा है तो उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप हो। तो दो सदिश, एक का नाम वेक्टर ए, दूसरे का नाम वेक्टर बी, यदि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तथा इन दोनों पर एक लंबवत मात्रक, ऐसा सदिश जो इन दोनों पर लंब हो, लंबवत मात्रक सदिश n कैप हो। जरा इसकी पोजीशन देख लीजिए किस तरह होगा। मान लीजिए दो सदिश ये हैं, समझिए, माना दो सदिश ये हैं, इनके बीच का कोण थीटा है और इन दोनों पर लंब होगा, मतलब n क्या होगा, इस पर भी लंब होगा, n इस पर भी लंब होगा। मान लीजिए दो सदिश हैं और n क्या है, इस पर भी लंब होगा, इस पर भी लंब होगा, इनके बीच का कोण थीटा है, लेकिन ये बीच का कोण कितना है, 90। तो जरा देख लीजिए क्या बच्चों, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है तथा n क्या है, इसकी पोजीशन ऐसे है, जो a पर भी लंब है, b पर भी लंब है, और ये मात्रक सदिश है, मतलब इकाई सदिश है, बशर्ते इसकी डायरेक्शन क्या होगी, a और b दोनों पर क्या होगी, लंब होगी। हो तो a और b का, तो वेक्टर a तथा वेक्टर b का क्या बेटा, सदिश गुणन
यानी वेक्टर ए, जैसे अदिश गुणन को डॉट से निरूपित करते थे वैसे सदिश गुणन को क्रॉस से निरूपित करते हैं। ए क्रॉस बी बराबर दोनों सदिशों के परिमाणों यानी वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक तथा उनके बीच के कोण की ज्या, तो इनके बीच का कोण थीटा है, इसकी ज्या मतलब साइन, और इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप के गुणन के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। इसे आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों। आइए बेटा, अब हम लोग सदिश गुणन की दो ठो विशेष परिस्थितियों को पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पहली विशेष परिस्थिति क्या, यदि दोनों सदिश क्या हों, समांतर हों। तो मान लीजिए जिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं, अगर वो दोनों सदिश समांतर हों तो इसका मतलब उनके बीच का कोण या तो 0 होगा अथवा या 180 होगा। अगर वो समदिश समांतर हैं तो उनके बीच का कोण 0 होगा, अगर वो प्रतिदिश समांतर है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 180। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक उनके बीच के कोण की ज्या और दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश। वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, बट साइन 0 का मान भी 0 होता है, और अगर 180 है तो साइन 180 का मान भी 0 होता है। और जब 0 का गुणा करेंगे तो पूरा गुणनफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों सदिश समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। अतः दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी हमें दो सदिशों को समांतर दिखाना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। मान लीजिए दो ठो वेक्टर दिए हैं और मुझे समांतर दिखाना है तो मैं क्या कर दूंगा, उनका सदिश गुणनफल निकाल दूंगा। अगर सदिश गुणनफल 0 आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा दोनों सदिश समांतर हैं। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेष परिस्थिति बनती है, सेकंड विशेष परिस्थिति। यदि दोनों सदिश समान हैं, यदि दोनों सदिश क्या हैं बेटा, समान हैं। ठीक, इसको समझते हैं। जब दोनों सदिश समान हैं, यानी जिन दो सदिशों का हम सदिश गुणन करने जा रहे हैं, अगर वो दोनों सदिश समान हैं तो फिर क्या होगा, तो बीच का कोण क्या होगा, 0। क्योंकि दो सदिश कब समान होते हैं, जब उनके परिमाण भी समान हो, दिशाएं भी समान हो। जब दिशाएं समान है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस ए, अगर ये दोनों सदिश मैं समान ले लेता हूं तो क्या होगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक बच बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0, और n जो इन दोनों पर लंब है। बताइए, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बट साइन 0 का मान 0, और 0 का जब गुणा करेंगे 0। इसका मतलब दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल भी क्या होता है, 0। अतः दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल
सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्या बेटा, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो ये दो विशेष परिस्थितियां हैं। अगर दो सदिश समांतर हैं तो सदिश गुणन 0 होगा, दो सदिश समान हैं तो भी सदिश गुणनफल 0 होगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए। ये दो तो विशेष परिस्थितियां हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इनसे सॉल्व होंगे। आइए बेटा देखिए, अब सदिश गुणन से रिलेटेड एक थ्योरम्स पढ़ते हैं कि सदिश गुणनफल कभी भी क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। क्या बेटा, सदिश गुणनफल सदिश गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है बेटा। क्या बेटा, सदिश गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है। आइए इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए क्या बेटा, माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप है। आइए, मैंने मान लिया दो सदिश हैं, एक का नाम वेक्टर है, दूसरे का नाम वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तथा इन दोनों पर एक लंबवत मात्रक सदिश है जो कि n कैप है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताइए अगर आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक और शायद पहले सदिश, तो पहला सदिश वेक्टर ए है, तो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर वामावर्त दिशा में, ये कौन सी डायरेक्शन है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में मापा गया कोण जो कि थीटा है, और इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश, इसे आपने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। लाइए, इसे आपने इक्वेशन क्या कर दिया, फर्स्ट। अब आप क्या करते हैं, पुनः अब मैं चाहता हूं कि वेक्टर बी क्रॉस ए निकले। अब मैं क्या चाहता हूं कि बी क्रॉस ए, बी और ए का सदिश गुणन निकले। तो पहले सदिश का मापांक यानी बी का मापांक, दूसरे सदिश का मापांक, दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण। अब पहला सदिश बी है, पहला सदिश बी है, दूसरा, तो पहले सदिश से वामावर्त दिशा में, तो पहला सदिश बी से ए की ओर वामावर्त दिशा में जो मापा गया कोण होगा, वामावर्त, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, पहला सदिश इस बार बी हो गया, बी से ए की दिशा में जो वामावर्त कोण मापेगा ना, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा। बस यही खेला हो गया। पहला सदिश अब बी हो गया, तो बी से ए की दिशा में वामावर्त कोण कितना हो गया, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और दोनों पर लंब मात्रक सदिश जो कि n कैप ही है, उसको तो बदलना नहीं है। अच्छा, ये वेक्टर बी का मापांक है, मापांक मतलब एक नंबर होगा, संख्या होगी, संख्याओं का गुणन क्रम में होता है। बी ए को ए बी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो मापांक है, मापांक एक डिजिट, संख्या, अदिश राशि।
साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्यों बेटा? आपको याद होगा 360 में घटाते हैं तो चौथा चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थांश किसका? कॉस और सेक का। साइन का घर बिल्कुल नहीं होता, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और एन कैप, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, साइन थीटा और एन कैप, यानी ये माइनस आ गया। और गौर से देखो ये किसका मान है? किसका मान है? ए क्रॉस बी का मान है, ए क्रॉस बी का मान है। मतलब जो बी क्रॉस ए होता है ना, वो ए क्रॉस बी के बराबर तो होता है, बट ऋण चिन्ह के बराबर होता है। अतः क्या बेटा? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं कर सकते। अतः इस रिजल्ट का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। कहीं बी क्रॉस ए लिखना है, ए क्रॉस बी कर दूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी सदिशकों का, सदिश गुणन का क्रम बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि क्या बेटा? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। अतः सदिश गुणनफल, अतः सदिश गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है कि यदि मैं सदिशों का चिन्ह बदल दूं, सदिशों का क्रम बदल दूं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात सदिश गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा, अब हम लोग सदिश गुणन के गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिन्हें हम लोग प्रगुण कहते हैं। तो सदिश गुणन की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही जो अभी प्रमेय सिद्ध कराई। क्या बेटा? सदिश गुणन, सदिश गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है। अर्थात ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, जबकि होता क्या है? ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा? सदिश गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है, मतलब अगर ए क्रॉस बी करे तो उसका मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आता है। होता क्या है? ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा बेटा, सदिश गुणन साहचर्य नहीं होता है। क्या बेटा? सदिश गुणन, क्या बेटा? साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। कहने का मतलब कि जैसे मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करता हूं। मान लीजिए मैं ए बी क्रॉस सी में ए का गुणा करता हूं और ए क्रॉस बी में सी का गुणा करता हूं तो बराबर नहीं होगा। मतलब जैसे बी क्रॉस सी में ए का गुणा करूं और या ए क्रॉस बी में सी का गुणा करूं तो ये बराबर नहीं होगा। तो सदिश गुणन साहचर्य का पालन नहीं करता, यानी जोड़े बनाकर गुणा नहीं कर सकते हैं सदिश गुणन में। तीसरा जो गुण है, सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। क्या बेटा? सदिश गुणन किसका बेटा? वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। कहने का मतलब जिस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी करें, यानी वेक्टर ए का बी प्लस सी में अगर सदिश गुणन करें तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर सी, यानी अगर b प्लस सी में मैं a का सदिश गुणन करूं तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c होता है, यानी सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बेटा, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं और लंबवत मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसको सीखते हैं। तो बेटा देखिए, माना तो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि, मान लिया दो सदिश हैं, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर बी, इस प्रकार हैं कि उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तथा उन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश क्या है बेटा, n कैप है। तो आइए देख लेते हैं। दो सदिश हैं बेटा, एक का नाम वेक्टर ए, दूसरी का नाम वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का कोण मैंने मान लिया थीटा है, तथा इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश क्या है, n कैप है। इसलिए आप समझ रहे हैं बेटा कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या निकालूं, सदिश गुणन निकालूं, तो क्या होगा, पहले सदिश का मापांक दूसरे सदिश का मापांक, दोनों के बीच के कोण की ज्या, तो दोनों के बीच का कोण मतलब साइन थीटा, और लंबवत मात्रक सदिश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया, a क्रॉस b। आइए अगर मैं a क्रॉस b का मापांक निकाल लूं, यानी वेक्टर a क्रॉस b का मापांक निकाल लूं, तो अगर इधर का मापांक निकालूंगा तो इधर का भी मापांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मापांक वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक साइन थीटा और n कैप का मापांक। समझिएगा बेटा, a का मापांक a का ही होगा, b का मापांक b ही होगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि मापांक तो सदिश का निकालते हैं ना। तो ये पहले से मापांक है, पहले से मापांक है, पहले से मापांक है, तो मापांक तो सदिश का निकलेगा। ये तो पहले से सदिश राशियां, सदिश का मापांक होता है। तो वेक्टर ए का मापांक पहले से एक संख्या है, नंबर है, पहले से परिमाण है, तो उनको कॉपी कर लेंगे। हाँ, इसका मापांक जरूर निकालना पड़ेगा। बताइए, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा, और इसका मापांक 1 होगा। क्यों, ये लंबवत मात्रक सदिश होता है, मतलब लंब इकाई सदिश होता है, जो a क्रॉस b की सिर्फ दिशा को बताता है, बाकी परिमाण उसका 1 होता है। तो जब 1 का गुणा करूंगा तो वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक साइन थीटा, ये किसके बराबर आ गया, वेक्टर a क्रॉस b। इसलिए आप बताओ साइन थीटा, इसे समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब बताइए साइन थीटा बराबर कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो यानी वेक्टर a क्रॉस b का मापांक बटे वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। तो इस सूत्र की सहायता से मैं दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, तो कभी भी मुझे दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मापांक बटे a का मापांक और b का मापांक। इसी प्रकार लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो वो भी निकल आएगा। देखिए समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है बच्चों, वेक्टर a
क्रॉस बी बराबर क्या है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप। आप बताइए, इसलिए एन कैप बराबर ये बटे में आ जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा। ध्यान से देखो, इसलिए एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी बटा, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, एन कैप बराबर क्या हो गया, समीकरण एक को उठाते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। तो बताओ एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा बटे में आ जाएगा। और गौर से देखो, ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा, ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक है। तो इसकी जगह ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक। इस प्रकार हम लोग लंबवत मात्रक सदिश को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी भी मुझे लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, तो जिन दो सदिशों पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना हो उनका क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस का जो मापांक का अनुपात होगा वो लंबवत मात्रक सदिश को डिफाइन करेगा। इसे आप कॉपी कर लें, यहां से कोण निकालना सीखे, यहां से लंबवत मात्रक सदिश निकालना सीखे, आप इसको अच्छे से कॉपी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लंबवत अक्षों के अनुदिश एकक सदिशों में सदिश गुणन संबंध। लंबवत अक्षें क्या होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इनके अनुदिश एकक सदिश क्या क्या होते हैं, आई, जे और के। इनमें क्या बेटा सदिश गुणन संबंध कैसे निकालते हैं, इसको अब हमें क्या करना है, सीखना है। तो देखिए बेटा, चूंकि लंबवत अक्षों ओ एक्स कामा ओ वाई कामा ओ जेड के अनुदिश एकक सदिश क्या क्या होते हैं बेटा, आई कैप, जे कैप तथा के कैप होते हैं। आइए, लंबवत अक्ष, एक्स अक्ष एकक सदिश आई, वाई अक्ष एकक सदिश जे, जेड अक्ष एकक सदिश के। एक चक्री क्रम बना लिया, क्या बेटा, आई, जे और के, एक चक्री क्रम बना लिया। इससे आपको लर्न करने में थोड़ी सहूलियत होगी। इसमें जो पहला रिलेशन होता है, ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला रिलेशन हो, तीन रिलेशन होंगे। आइए, सबसे पहला रिलेशन होगा क्या बेटा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब जीरो होंगे। अगर आई क्रॉस आई निकाला जाए तो जीरो होगा, जे क्रॉस जे निकाला जाए तो जीरो होगा, के क्रॉस के निकाला जाए तो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, इसको सीखना है। मान लीजिए आई क्रॉस आई निकाल रहे हैं, तो आई का मापांक, इन आई के बीच का कोण की ज्या, तो गौर से देखिए, आई के बीच के कोण की ज्या जीरो होगी। क्यों, आई एक्स अक्ष स्वयं एक्स अक्ष के साथ जीरो का कोण बनाएगा, और इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश, तो आई पर लंब चाहे जे कर दो चाहे के कर दो, एक ही बात है। इन दोनों पर लंब जे चाहे के, आई का मापांक एक, आई का मापांक एक, बट साइन जीरो का मान जीरो, और कुल मिलाकर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो चाहे आई क्रॉस आई निकालो, चाहे जे क्रॉस जे निकालो, चाहे के क्रॉस के निकालो, सबका जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। जो दूसरा रिजल्ट है थोड़ा विशेष ध्यान देना, अगर चक्री क्रम है, चक्री क्रम का मतलब आई क्रॉस जे है, अगर चक्री क्रम है,
आई क्रॉस जे, चक्री क्रम का मतलब आई के बाद जे आता है, आई क्रॉस जे है तो इसका मान के होगा। बट ये ध्यान देना कि अगर आई क्रॉस जे ना होकर जे क्रॉस आई है तो उसका मान माइनस के होगा। जैसे चक्री क्रम आई के बाद जे आता है तो आई के बाद जे, तो आई क्रॉस जे है तो उसका मान के होगा। बट अगर जे क्रॉस आई है यानी चक्री क्रम नहीं है, चक्री क्रम नहीं है, जे के बाद के आता है, तो अगर जे के बाद आई आ गया है तो उसका मान के तो होगा बट माइनस के होगा। दूसरा रिजल्ट आई जे, क्या बेटा जे क्रॉस के है तो देखो चक्री क्रम है, जे के बाद के आता है तो इसका मान आई होगा। बट अगर ये चक्री क्रम नहीं है, जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे हो गया तो उसका मान माइनस ए होगा। जैसे जे क्रॉस के है तो उसका मान आई होगा, बट अगर के क्रॉस जे, के बाद आई होना चाहिए, के क्रॉस चक्री क्रम नहीं है तो उसका मान माइनस आई होगा। इसके बाद के क्रॉस आई है, के बाद आई है तो उसका मान जे होगा। बट अगर ये चक्री क्रम नहीं है यानी के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस क्या है बेटा के है तो उसका मान माइनस जे होगा। ठीक, इसका भी रीजन समझ लेते हैं, इसका भी रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखिए वही रीजन। जैसे आई क्रॉस जे निकालते हैं तो बताइए आई क्रॉस जे के लिए क्या करेंगे, आई का मापांक, जे का मापांक, इन दोनों पर बेटा बीच का कोण, तो आई और जे के बीच यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच कोण 90। और ध्यान से देखो आई और जे दोनों पर लंब क्या होगा, के होगा। एन क्या होता है, एन कैप क्या होता है, जो दोनों पर लंब हो। तो गौर से देखो आई और जे दोनों पर लंब क्या होगा, के, आई और जे दोनों पर लंब क्या होगा, के, तो क्या हो जाएगा के कैप, आई का मान 1, जे का मान 1, साइन 90 का मान 1 और यहां पर के कैप तो के कैप। इसलिए आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाता है, के आ जाता है। तो वही लिखा आई क्रॉस जे बराबर के, और माइनस के होता है क्रम बदल जाता है, तो जो बीच का कोण 90 है वो 270 होने लगेगा, इसलिए माइनस होने लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, जगह जगह जरूरत पड़ती है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, अगर मुझे दो सदिश दिए हैं तो उनका मैं सदिश गुणन कैसे निकालूंगा ये सीखने जा रहे हैं। जैसे दो सदिश दिए थे तो अदिश गुणन निकाला था ना, आई आई के गुणांक का गुणा, जे जे के गुणांक का गुणा, के गुणांक का गुणा। तो अगर दो सदिश दिए हैं तो उसका मैं सदिश गुणन कैसे ज्ञात करूंगा, तो आइए सीखते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं कि वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, तब जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा ना, यानी ए और बी का सदिश गुणन होगा ना, यानी ए क्रॉस बी होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी होगा ना, ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, फर्स्ट रो में आई जे और के कर देंगे, एक सारणिक बना लेंगे। कैसी सारणिक, फर्स्ट रो में उसके आई जे के कर देंगे, सेकंड रो में पहले सदिश के आई जे के गुणांक सेकंड रो में, तो A1 A2 A3, और थर्ड रो में जो दूसरा सदिश है उसके आई जे के गुणांक यानी B1 B2 B3, और इस सारणिक को हल कर लेंगे तो इस सारणिक का जो रिजल्ट आएगा वो A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से
अगर मेरे को दो सदिश दिए हैं और उनका मुझसे सदिश गुणन निकलवा रहा है तो फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में वेक्टर ए के आई जे के गुणांक और थर्ड रो में वेक्टर बी के आई जे के गुणांकों को रख देंगे। तो आई जे के फर्स्ट यानी पहले सदिश के आई जे के गुणांक a1 a2 a3, थर्ड रो में दूसरे सदिश के आई जे के गुणांक यानी b1 b2 b3। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा, हम सदिश गुणन की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या होगा, अगर त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं पता हों, फिर से यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं पता हों तो उन दोनों भुजाओं के सदिश गुणनों के मापांक का जो आधा होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। फिर से यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं पता हैं तो उन दोनों संलग्न भुजाओं के गुणनों के मापांक का आधा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। याद रखिएगा, जो दो संलग्न भुजाएं होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि एक शीर्ष से जाने वाली दोनों भुजाएं हों और वामावर्त ली जाएं तो क्या कहने हैं। फिर से, एक शीर्ष से जाने वाली दोनों भुजाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम मान लिया क्या है, ए बी सी है। क्या है, त्रिभुज का नाम मान लिया क्या है, ए है, बी है, सी है। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्या बेटा क्षेत्रफल, सबसे पहले आधा होगा। किसका आधा होगा, एक ऐसे दो बेटा, फिर से एक शीर्ष से जाने वाली दो भुजाएं, तो मैंने माना शीर्ष ए लिया तो शीर्ष ए से जाने वाली दो भुजाएं कौन सी हो गई, एक ए बी एक ए सी। तो वामावर्त डायरेक्शन में लें तो पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त, पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त। तो क्या हो जाएगा, एक शीर्ष से जाने, माना मैंने शीर्ष ए को लिया तो ए से जाने वाली ए बी क्रॉस ए सी। संलग्न का मतलब होता है जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी एक शीर्ष जुड़े हो। तो गौर से देखिए, अगर मैंने शीर्ष ए ले लिया तो ए बी ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी दो भुजाओं के सदिश गुणनों के मापांक का आधा। अथवा अगर आप कहें कि सर मुझे भुजा बी लेनी है, मुझे सर भुजा बी लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आधा बी से जाने वाली दो भुजाएं, तो बी से जाने वाली भुजा एक BC हो गई, एक BA हो गई। पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त, तो क्या हो गई, BC और BA। याद रखिए, एक ही शीर्ष से जाने वाली हो, BC BA, वामा पहले वामावर्त बाद में दक्षिणावर्त। फिर से बेटा, अथवा क्या ले सकते हैं, 1/2। मान लीजिए आपने कहा सर मुझे शीर्ष लेना है, C लेना है, तो C से जाने वाली दो भुजाएं, पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त, तो CA क्रॉस CB क्या हो जाएगा, CA क्रॉस CB। फिर से CA क्रॉस CB। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आप उसका एक शीर्ष पिक कर लीजिए, एक शीर्ष पिक करिए, उससे जाने वाली दो भुजाएं AB AC, पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त। जैसे B पकड़ लिया BC BA, C पकड़ लिया CA CB। तो एक शीर्ष से जाने वाली कोई भी दो संलग्न भुजाओं के सदिश गुणनों के मापांक का जो आधा होगा वो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए। देखिए, आइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जा सकता है, अगर उसकी दो संलग्न भुजाएं दिए हों या उसके दो विकर्ण दिए हों। तो आइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फर्स्ट केस में पढ़ते हैं, जब क्या बेटा,
समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिश क्या हूं? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो क्या बेटा? समांतर। देखिए कैसे बेटा, मान लीजिए ये एक क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, नाम ए बी सी डी, इसकी दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिश क्या? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और अगर क्षेत्रफल सदिश कह दे तो मापांक हटा देते हैं, सिर्फ ए क्रॉस बी, और क्षेत्रफल कह दे तो ए क्रॉस बी का मापांक, और क्षेत्रफल सदिश कह दे तो मापांक हटा देंगे, ए क्रॉस बी बेटा। सेकंड केस इसी में आ जाता है। सेकंड केस, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों, विकर्ण या समांतर चतुर्भुज, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के अनुदिश सदिश वेक्टर सी व वेक्टर डी हो तो, मान लीजिए एक ठो समांतर चतुर्भुज है, नाम ए बी सी और डी, तो बताइए विकर्णों के अनुदिश सदिश मान लीजिए वेक्टर सी और वेक्टर डी हैं, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ विकर्णों के सदिश गुणनों का मापांक कर देते हैं। विकर्णों के सदिश गुणनों के मापांक का जो आधा होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी हैं तो सदिश गुणन का मापांक, और अगर विकर्ण दिए हैं तो सदिश गुणन के मापांक का आधा। इस प्रकार इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, इस प्रकार सदिश गुणन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।